एक बहुत प्यारा शेर हम अक्सर सुनते हैं हिंदुस्तान के बारे में। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। जी हाँ, एक बार फिर से बेहद संवेदनशील मुद्दा लेकर वीकली वार में मैं शकील साजिद आपके सामने हाजिर हूं। सीजीपीएससी की परीक्षा के तार कैसे कैसे घोटाले से जुड़ते गए और कैसे कैसे इस प्रतिष्ठित परीक्षा में दाग लगते चला गया। आखिर राज्य निर्माण के बाद से ही सीजीपीएससी लगातार विवादों में रहा है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने बहुत मुखर, बहुत अच्छे से बोलने वाले हमारे वक्ता जो सीपीएम के लीडर भी हैं, धर्मराज महापात्र जी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। मेरे साथ मौजूद है नौजवान अधिवक्ता हनीश शर्मा जो लगातार इस तरह के मुद्दों पर बात करते हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे शहर की बेहद सीनियर और बेहद जिन्हें हम कहना चाहिए संवेदनशील एडवोकेट निशा पांडे मैडम। उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि बोलने में उनकी कोई मिसाल नहीं है। तो आज जो सबसे बड़ा विवाद 2023 में सामने आया, जब बहुत से इत्तेफाक एक साथ हुए, टॉप 10 में जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ उनमें कोई आयोग के अध्यक्ष का रिश्तेदार निकला तो कोई राजनीतिक दलों का रिश्तेदार। पिछले कुछ आंकड़ों में नजर डालेंगे तो 2003 और 2005 में सवालों को लेकर गड़बड़ी सामने आई थी। 2008 के मॉडल आंसर और चयन में गड़बड़ी हुई। 2017 की परीक्षा में 50 से ज्यादा सवाल गलत निकले। क्या लगता है सीजीपीएससी आयोग, धर्मराज महापात्र जी से मैं पूछूंगा, क्या लगता है कि सीजीपीएससी आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रिश्तेदारों को क्या मौखिक और लिखित परीक्षा में फेयर किया जाता है? देखिए शकील भाई, आपने जो सवाल उठाया ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद से ही 24 साल का सफ़र इस राज्य ने तय किया है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ का जो सीजीपीएससी है वो सीजीपीएससी अपने जन्म से ही विवादों और संदेह के घेरे के कटघरे में खड़ा रहा है। और हम समझते हैं इसके लिए अगर कोई सबसे बड़ी चीज़ अगर जिम्मेदार है वो है प्रदेश का राजनीतिक तंत्र, चाहे वो सत्ताधारी वर्तमान राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर पिछली कांग्रेस सरकार के समय में कांग्रेस पार्टी हो। दोनों ही जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन राजनीतिक पार्टियों ने ही इस प्रदेश के अंदर दोनों के बीच में ध्रुवीकरण रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सत्ता में रही हैं। सीजीपीएससी कभी भी जो है आरोपों से बाहर नहीं आ पाया। आपने विस्तार के साथ कहा इसलिए मैं उसे दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन प्रश्न ये उठता है, अगर मान लीजिए इतना बड़ा एक स्वतंत्र निकाय, एक स्वतंत्र तंत्र, अगर वहाँ पर जो है अगर परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगे, गलत प्रश्न पूछे जाने का आरोप लगे, या फिर पूरी तौर पर यह आरोप लगे कि अपने परिवार या अपने जो राजनीतिक पंडित बोलिए, आका बोलिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए इतने बड़े तंत्र का इस्तेमाल कर लें, तो इसका मतलब है, मैं ये समझता हूँ इन सरकारों का ये नैतिक दायित्व है। आज प्रश्न केवल ये नहीं है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी हुई या उसकी पिछली सरकार के कार्यकाल में। 24 सालों के दरमियान कभी भी किसी भी नतीजे के मामले में सीजीपीएससी के नतीजों को ये कहा नहीं जा सकता कि वो निरपेक्ष रहा, जिस पर कोई सवाल या संदेह नहीं पैदा हुआ। और इससे प्रदेश का जो नौजवान है, जिसके सामने ये परिकल्पना थी कि एक नया राज्य बनेगा, नया परिवेश मिलेगा, नई उम्मीदें जगेंगी, नए अवसर खुलेंगे, और इतनी मेहनत के साथ जो बच्चे उन प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेते हैं, ये उनके साथ बहुत बड़ा राजनीतिक अन्याय है। और इसलिए मेरा साफ कहना है, चाहे वो 2003 हो, 2008 हो, या 2021 हो, 22 हो, 2018 हो, इस पूरी प्रक्रिया में सीजीपीएससी के अंदर इन गड़बड़ियों के लिए जो भी दोषी हैं उनको कभी सजा नहीं हुई। आज भी वही है। अगर दोषियों को सजा नहीं होगी, दोषी दंडित नहीं किए जाएंगे, और जो भी सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो चहेते हैं उनको जो है वहां पर सीजीपीएससी का चेयरमैन बना दीजिएगा। ये जो नियुक्तियां होती है, ये राजनीतिक नियुक्तियां बंद होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो भी दोषी हैं वो दंडित किए जाने चाहिए। और
अगर ये नहीं होगा तो मैं समझता हूं इसकी क्रेडिबिलिटी एक संदेह के घेरे में है। और अगर किसी भी ऐसी एक स्वतंत्र संस्था, उसकी अगर प्रासंगिकता, उसकी क्रेडिबिलिटी पर अगर समाज में सवालिया निशान उठता है, तो मैं समझता हूं उस राज्य के केवल नौजवान नहीं, उस राज्य की सारी अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आती हैं। और इसीलिए मेरा सीधा सीधा ये आरोप है, राजनीतिक संरक्षण हमेशा से ही दोषियों के पक्ष में रहा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में भाजपाइयों का संरक्षण रहा, कांग्रेस पार्टी की सरकार के कार्यकाल में कांग्रेसियों का रहा। और जो भी ऐसी नियुक्तियां हुई है सीजीपीएससी में, केवल 2021-22 का मामला नहीं है, इसके पहले भी, और आज केवल ये सीजीपीएससी तक सीमित नहीं है। हम क्या देख रहे हैं, हमारे देश में जो मेडिकल चिकित्सा के मामले में जो परीक्षा लेने वाला जो सबसे बड़ा तंत्र है, नीट की स्थिति क्या है। हमें तो इस बात का पर दुख है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान जरूर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उन बच्चों के साथ न्याय नहीं किया। और ये बड़े पैमाने पर पीएससी की जो कोचिंग चलाने वाली संस्थाएं हैं, वो एक रैकेट बन गया है वो, और वो जो है प्रमोट करती हैं, बड़े बड़े पैमाने पर विज्ञापन देती है, और इसमें जो भी गड़बड़ियां होती है उसमें उनका भी एक बड़ा भूमिका है। नीट के मामले में भी यही आया। अगर हम दावा कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, हम जो है ऐसा विश्व गुरु बनने जा रहे हैं जहां शिक्षा की ये हालत है कि नीट के एग्जामिनेशंस के अंदर जो है पैसों के जरिए मेडिकल की सीटें खरीदी जाती है। अभी जो हाल ही के अंदर ये जो मामला आया, एनआरआई कोटे के जरिए जो है एमबीबीएस में जो बिक्रियां हो रही है, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ में छत्तीसगढ़ के बच्चों को जो है एमबीबीएस के कोटे में जो है अवसर नहीं मिल रहा है, और डिग्रियां जो है बेची जा रही हैं। तीसरी बात, यूपीएससी आरोप के कटघरे में जो है लोकसभा के अध्यक्ष तक शामिल हैं। आरोप के कटघरे में भारतीय जनता पार्टी के और केंद्र स्तर के बड़े बड़े नेता भी कटघरे में हैं, क्योंकि यूपीएससी की जो स्वतंत्रता है, यूपीएससी की जो न्यूट्रलिटी है, उसकी जो पूरी परीक्षा पद्धति है, वो भी कटघरे में है। और वहां भी जिन लोगों का चयन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जो है बड़े बड़े राजनीतिक आकाओं और नेतृत्व के परिवारों के बच्चे जो है यूपीएससी के अंदर चुने जा रहे हैं। आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट पे आ रहा हूं, और आपकी बातें बिल्कुल जायज हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अब उन प्रतिष्ठित परीक्षाओं को भी खरीदना चाह रहे हैं, जिस पे काबिल बच्चे, जिस पे मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे, जिस पर गरीब बच्चे अपनी प्रतिभा से पहुंचते थे। पीएससी में 2020 में 175 पदों पर और 2021 में 171 पदों पर परीक्षा ली गई थी। इन्हीं भर्तियों को लेकर थोड़ा ज्यादा विवाद आया। आरोप है कि तत्कालीन चेयरमैन सोनवानी जी ने अपने 5 रिश्तेदारों समेत कांग्रेसी नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों की नौकरी लगवाई। हर बार राजनीतिक दलों पर यह आरोप क्यों लगते हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि प्रतिष्ठित परीक्षा का दुरुपयोग अपने लोगों के पक्ष में किया। मैं निशा पांडे मैम के पास आऊंगा कि मैडम क्या वजह है कि पिछली सभी सरकारों के वक्त ये आरोप लगते हैं, और खासकर पिछले जो पीएससी परीक्षा थी तामन सोनवानी जी के कार्यकाल की, उसके वक्त ज्यादा बवाल हुआ। आपका क्या इस पे विचार है? सर, ये सन 2020 और 2021 जो रहा है वो कोरोना काल रहा है। उस वक्त हमारा पूरा देश जो है कोरोना काल से पीड़ित था, और उसी का फ़ायदा उठाते हुए कांग्रेस, उस समय कांग्रेस पार्टी थी हमारे स्टेट में, तो उन्होंने उसी का ही फ़ायदा उठाते हुए इसका दुरुपयोग किया है, पद का दुरुपयोग किया हुआ है। और छत्तीसगढ़ जो जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, जहाँ सीधे साधे लोग निवास करते हैं, और आज भी यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत सीधे साधे हैं, बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इस तरह उनके हक को छीन के जो सत्ताधारी लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, वो अपने भाई भतीजावाद जो भी रिश्तेदार हैं उनको उन्होंने वहाँ पे एंट्री दिया, उनको बिना मतलब उनको सारी सुविधाओं का लाभ देते हुए, बिना किसी जांच के, बिना किसी परीक्षा के उसको एंट्री दिया गया सर। तो ये बहुत ही गलत रहा है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। और छत्तीसगढ़ राज्य जो है एक बहुत सीधा साधा राज्य कहलाता है, यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है सर कि ये जो कुछ भी किया इन्होंने, और हमारे जो गरीब भाई हैं उनके हक का दुरुपयोग करते हुए इन्होंने। मैडम, मैं इसमें आपसे एक सवाल और पूछूंगा जी। आपको क्या लगता है कि सिर्फ पिछली सरकार के जमाने में ऐसा हुआ, इसके पहले की भी सरकारों में पारदर्शिता थी कि लगातार लफड़े घोटाले हो रहे थे?
सर सभी जितने भी राजनीतिक पार्टी है, जो भी सत्ता में जो भी पार्टी आती है, वो कहीं ना कहीं तो विवादों में रहता ही है। चाहे कोई भी घोटाला हो, किसी न किसी सब्जेक्ट पे, किसी न किसी विषय पे वो लोग कमियां तो निकालते ही हैं। तो ये जो सन 2020 और 2021 है, इस वक्त हम इस जो पार्टी वहाँ पे सत्तारूढ़ थी उस सत्तारूढ़ पार्टी के बारे में हम बात करना चाहेंगे कि उनके कार्यकाल में यदि ये घोटाला हुआ है, ये गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो इसकी जो नैतिक जिम्मेदारी है वो उसी पार्टी को, मैं उसी पार्टी के ऊपर लगाऊंगी, क्योंकि वो पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी थी और इनका ही कार्यकाल में ये जो घोटाला हुआ है, यही घोटाला जो है वो सामने आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसके कार्यकाल में ही बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ और घोटाला हुआ है। तो ये पार्टी ही, जो कांग्रेस पार्टी है, वो ही इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार मानी जाएगी। सर धन्यवाद मैडम। सीजीपीएससी भर्ती घोटाले की आंच अभी कम नहीं हुई है और जैसा कि धर्मराज जी ने बोला कि बहुत सारे मामलों में, बहुत सारी परीक्षाओं में, बहुत सारे प्रवेश की परीक्षाओं में, विभिन्न कोर्स के जो प्रवेश है उसमें लगातार धांधलियों के मामले सामने आ रहे हैं। अगर हम इस पूरे मामले में नेता अधिकारियों के सगे संबंधियों के यहाँ सीबीआई की छापामार कार्रवाई भी जारी है, इन सब विवादों के बाद आने वाली जनरेशन को ऐसा लगता है कि उनके हताशा हाथ लगी है। क्या सीबीआई जांच सच को सामने ला पाएगी? क्या परीक्षा इतनी पारदर्शी हो पाएगी? मैं नौजवान एडवोकेट हनी शर्मा से पूछना चाहूँगा कि क्या परीक्षा इतनी पारदर्शी हो पाएगी जिससे युवाओं के मन में फिर से आस जगे? सर, परीक्षा पारदर्शी हो पाएगी कि नहीं, ये तो जब भी एग्ज़ाम होगा सीजीपीएससी का, जब बिना किसी घोटाले के, बिना किसी स्कैम के एक पारदर्शिता तरीके से सिलेक्शन होगा, भरोसा युवाओं में तभी वापस आ पाएगा। अभी सीबीआई की कार्यवाही चल रही है, जो 18 अभ्यर्थी हैं उनके घर में रेड पड़ी है, लैपटॉप जब्त हुए हैं, बुक्स जब्त हुए हैं वहाँ से। तो मेरा कहना इसमें यह है सर कि चलिए मान लीजिए कि वो दोषी भी पाए जाते हैं, जो जैसा भी घोटाला हुआ है, जो पिछले अध्यक्ष थे, कहा जा रहा है कि उनके घर के करीब 8 लोगों को या कितने लोगों को 10 लोगों को सीजीपीएससी में सिलेक्शन करवाया गया, जिनका 8 अटेम्प्ट से नहीं हो रहा था, वो टॉप 10 में आ चुके हैं। ये सारी बातें सामने आ रही। चलिए मान लीजिए कि स्कैम हुआ है, सारे दोषी भी पाए गए, सबको कानून के तहत सज़ा भी हो जाती है, लेकिन सर अल्टीमेटली इसमें नुकसान हुआ किसका? वो लोग जो हैं वो धनाढ्य परिवार से हैं, नेता परिवार से हैं, उनका तो नुकसान हुआ नहीं। नुकसान अल्टीमेटली किसका हुआ सर? जो किसान का बेटा है, जो मिडिल क्लास का बेटा है। थोड़ा सा रुकूंगा इसमें हनी, अगर आप पढ़ेंगे तो दिखेंगे इसमें सिर्फ नेताओं के बच्चे नहीं हैं, इनमें ब्यूरोक्रेट्स के भी बहुत सारे बच्चे हैं और जो सेक्रेटरी हैं, जो बड़े बड़े पदों पे जो सचिव स्तर के अधिकारी बैठे हैं, उनके भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ना सिर्फ पिछले 2023 में बल्कि उसके पहले भी। ये जो 24 साल का हमारा जो सफर है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग जिन पे संदेह किया गया है, कि बहुत सारी जो परीक्षाएं इन पे संदेह हुआ है, मैं इन सब के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ। किसी का भी सिलेक्शन सर अगर किसी भी तरीके बायसनेस से हो, गलत है, भले ही वो किसी नेता का बेटा हो या सीजीपीएससी के अध्यक्ष का हो या किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा हो, अगर वो मेरिट पे नहीं है तो आप उसका सिलेक्शन करेंगे तो अल्टीमेटली सोसाइटी को ही नुकसान होगा इस चीज़ का। और नुकसान अभी किसका हो रहा है? उन युवाओं का हो रहा है जो किसान के बेटे हैं, जो अपनी ज़मीन बेचकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट का पैसा दे रहे हैं। मिडिल क्लास के बच्चों का नुकसान हो रहा है, जो लोन लेके अपने बच्चों के फीस का पैसा दे रहे हैं। नुकसान तो अल्टीमेटली इनका ज़्यादा हुआ। और हम कर क्या रहे हैं? शुरुआत से ही घोटाला करके जो है सीजीपीएससी में हम भर्ती करवा रहे हैं, हम शुरुआत से ही स्कैम्स को और घोटालों को प्रमोशन दे रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। हमें क्या लगता है, अगर हम ये सब फ्रॉड करके, स्कैम करके सीजीपीएससी में भर्तियां करेंगे तो जो भी अधिकारी सेलेक्ट हो के आए, एडमिनिस्ट्रेशन तो सोसाइटी का उन्हीं को ही करना है, तो वो जन सेवा के लिए तो आएंगे नहीं, वो स्वयं सेवा के लिए आएंगे। तो अगर शुरुआत से इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा सर, तो ये गलत है। बहुत सही बात बोली कि वो जन सेवा के लिए नहीं आएंगे, स्वयं सेवा के लिए आएंगे। सभी पक्षों से हमें बात करनी चाहिए और सभी पक्षों को अपने विचार रखने का मौका देना चाहिए, ऐसा मेरा अपना निजी विचार है। और इस कड़ी में हमने रविंद्र सिंह, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनसे हमारे राजनांदगांव के जो हमारे प्रतिनिधि हैं नरेश खोब्रागड़े, उन्होंने बात की। आइए सुनते हैं कि नरेश खोब्रागड़े हमारे प्रतिनिधि ने रविंद्र सिंह, जो भाजपा प्रवक्ता है, उनसे इस मुद्दे पे बात की, उन्होंने क्या कहा। जी, पूर्व सरकार में पीएससी घोटाला हुआ तो उस पर बताइए।
सबसे बड़ी बात है पीएससी का जो घोटाला है आज का नहीं है, तो जन्म से विकलांग पीएससी है। मतलब 2000 में राज्य बना और 2003 में पीएससी का गठन हुआ, और जब से हुआ है हमने देखा है घोटाला इसका कभी रुका नहीं है। और अभी तो एकदम चरम उत्कर्ष पर था भूपेश बघेल जी की सरकार में। मतलब हमें ये पता है कि आंसर क्वेश्चन पेपर भी बाहर दिया गया था, सीबीआई जांच को जानबूझ के रोका गया था। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार के बाद जब विष्णुदेव साय की सरकार आई है तो सीबीआई को ही बुलाया गया और उसकी एफआईआर भी की गई, जांच भी चल रही है। और पीएससी में बहुत अच्छा सुधार करने के लिए एक सुधार आयोग प्रदीप जोशी जी की अध्यक्षता में बनाया है। वो अभी कमेटी का गठन करके देंगे रिपोर्ट, उसको यूपीएससी की तर्ज पर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ बगैर राजनीतिकरण के, पीएससी के प्रति सबको गंभीर होना चाहिए। क्योंकि पीएससी से जो लड़के चयनित होते हैं वो राज्य प्रशासन सेवा के अधिकारी होते हैं, वही जनता के बीच जाते हैं। यदि वो भ्रष्ट होगा तो पूरा प्रशासन भ्रष्ट होगा। इसलिए किसी की भी सरकार हो उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि पीएससी में बहुत अच्छा नियुक्ति हो। इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। इन तमाम विवादों के बीच एक नई नियुक्ति सामने आई है। आईएएस रीता शांडिल्य को, पूर्व आईएएस है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। मैं आप सभी से एक एक करके जानना चाहूंगा, क्या लगता है कि एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी को पीएससी का कार्यभार सौंपने से इस परीक्षा की प्रतिष्ठा और गरिमा वापस आएगी? निशा पांडे मैडम। जी सर, बिल्कुल सर। अभी जो समय चल रहा है सर वो महिलाओं का समय चल रहा है, और हर पोस्ट में जो भी प्रतिष्ठित पद है वो सभी पे महिलाएं आरूढ़ है। और हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं वो भी एक महिला ही है। तो कहीं ना कहीं एक महिला की नियुक्ति इस पद पर हो रही है, तो इस जो घोटाला हो रहा है, भर्ती घोटाला सीजीपीएससी में, वो कहीं ना कहीं उस पर नियंत्रण होगा सर। और महिलाएं जो रहती है एकदम सच्ची निष्ठा से काम करती है, इसलिए इस घोटाले पे रोक तो जरूर लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूर्ण विश्वास है कि रीता मैडम के कार्यकाल में ये घोटाला। बहुत सही कहा, और इनका अपना जो कार्यकाल है बहुत अच्छा रहा। थोड़ी सी बात पे हम हो सकता है असहमत हों कि कल ही डीएमएफ घोटाले में 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी के आदेश हुए, उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। तो ऐसा लगता है कि वर्ग विशेष नहीं, सभी को बड़ी गंभीरता से इस मुद्दे पे सोचना होगा। मैं धर्मराज महापात्र भाई के पास आऊँगा। आपको क्या लगता है कि रीता शांडिल्य मैम को, जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, कार्यभार सौंप रहे हैं, तो क्या इस परीक्षा की प्रतिष्ठा और गरिमा सिर्फ इस वजह से वापस आ जाएगी? ये देखिए, ये तो कोई महिला हो या पुरुष, इससे कोई तंत्र में के अंदर बदलाव प्रमाणित नहीं होता। राष्ट्रपति अगर देश की महिलाएं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यौन हिंसा की शिकार इसी देश में महिलाएं हैं। मणिपुर में जो है एक महिला राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति होने के बावजूद एक महिला जिसके पति जो है कारगिल वार में हीरो था, सेना का जवान था, उसकी इज्जत आबरू जो 1000 की भीड़ ने लूट लिया। और अनुसुईया उइके जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, वो मणिपुर की राज्यपाल रही, उन्होंने सार्वजनिक बयान दिया कि मैंने अपने जीवन में कभी ऐसे हालात नहीं देखे। लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं, लेकिन हमारे देश की राष्ट्रपति चुप हैं। तो इसलिए ये महिला पुरुष का सवाल नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये, यूपीएससी की जो साख पर दाग लगा है, वो किसी ब्यूरोक्रेट को, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को अगर आप उसका चेयरमैन बना सें, उससे उनकी साख वापस नहीं आने वाली। बुनियादी बात यह है, यूपीएससी के चेयरमैन का नियुक्ति बाहरी लोगों से, गैर राजनीतिक, गैर ब्यूरोक्रेट से होना चाहिए। समाज के अंदर बड़े पैमाने पर हमारे पास ऐसे प्रबुद्ध जन हैं, बहुत रिनाउंड जर्नलिस्ट हो सकता है, कोई रिनाउंड प्रोफेसर हो सकता है, कोई रिनाउंड एजुकेशनिस्ट हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, या जनता के बीच अलग अलग सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाले कोई व्यक्तित्व हो सकता है, जिनकी न्यूट्रलिटी संदिग्ध ना हो। एडवोकेट भी हो सकते हैं, एडवोकेट भी हो सकते हैं, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज हो सकते हैं, बहुत, और उनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन ना हो, सोसाइटी के अंदर जिनकी साख है। क्योंकि आज ये संदेह के घेरे में, आज इसकी साख दांव पर है। और मेरी ये स्पष्ट रूप से कहना है, आप इनको नहीं, किसी भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को भी अगर आप करेंगे नहीं, उनसे उसकी साख वापस नहीं आने वाली। दूसरी बात, अगर इसकी साख की बहाली की बात करनी है तो 2-3 बिंदुओं पर काम करना चाहिए। पहली बात यह है, आज सरकार में भारतीय जनता पार्टी अगर है, पिछली सरकार में कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में अगर गड़बड़ियां हुई, या उसके पहले की भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकार के कार्यकाल में गड़बड़ियां हुई, जब से सीजीपीएससी बना है वो आरोप के घेरे में, तब से लेकर आज तक के हर घटनाक्रमों पर एक स्पेशल एसआईटी बनना चाहिए, और उस एसआईटी के जांच किसी रिटायर्ड जज से आप कराइए, और जो भी गड़बड़ियां हैं, कितने भी हाई प्रोफाइल हो, कितने भी बड़े पॉलिटिकल एफिलिएशन हो, ब्यूरोक्रेटिक एफिलिएशन हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात यह है,
परीक्षा की जो पूरी प्रणाली है उस प्रणाली के अंदर पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए। तीसरी बात, एक समयावधि तय होनी चाहिए। इसका कोई समय सीमा नहीं है। चुनाव आने के ठीक पहले जो है वैकेंसी नोटिफाई होता है, चुनाव होने के दरमियान ये प्रक्रिया, कई बार जो है सारी प्रक्रियाएं हो गई, रिजल्ट टाइम पर घोषित नहीं होता है। तो आप युवाओं, देश के जो भावी पीढ़ी है, उस भावी पीढ़ी के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। तो हर चीज के अंदर एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। पहला, वैकेंसी के जारी करने की प्रक्रिया में कितनी अवधि में उसके टेस्ट होंगे, रिजल्ट जारी होंगे, उसकी एक समय सीमा तय होनी चाहिए। और तीसरा, जो भी एजेंसी को अगर आप मान लीजिए, और सीजीपीएससी में राजनीतिक नियुक्तियां बंद होनी चाहिए, केवल चेयरमैन का बात नहीं है। सीजीपीएससी के अंदर जो मेंबर्स नियुक्त होते हैं वो भी जो है अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को उपकृत करने का जरिया होता है। तो अगर आप कोई व्यवस्था के अंदर, तंत्र के अंदर अगर आप सुधार चाहते हैं तो ढांचागत बदलाव के बिना उसकी साख पर जो लगा बट्टा है, दाग है, आप धो नहीं सकते। इसलिए मेरा पहला सुझाव है, जो नियुक्ति है चेयरमैन का, उसका सोसाइटी के किसी डिस्टिंग्विश्ड नॉन पॉलिटिकल एफिलिएशन के व्यक्ति का होना चाहिए। सीजीपीएससी के अंदर सदस्यों के भी जो नियुक्तियां हैं वो नियुक्तियां जो है राजनीतिक नियुक्तियां बंद होनी चाहिए। तीसरा, एक स्पेशल एसआईटी बनना चाहिए, छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी के जन्म से लेकर अब तक के सारे मामलों का वो जांच करे। और चौथा, जो भी लोग किसी भी स्तर के दंडित किए जाएंगे, और तब जो है आप नया कोई अगर मान लीजिए ये करोगे, समय सीमा के साथ अगर सीजीपीएससी को आप संचालित करोगे, तभी मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो है भविष्य जो है उजलेगा और ये पट्टा हटेगा और नौजवानों के अंदर कुछ विश्वास जगेगा। वरना 24 साल से ये नौजवान छत्तीसगढ़ बनने के बाद जिस आज़ादी की रोशनी की कल्पना में एक पीढ़ी निकल गई भाई 24 साल के अंदर, और इन 24 सालों के अंदर एक पीढ़ी को आपने न्याय नहीं दिया। अगर आप यही हालात रहे तो जो आगामी आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी को भी आप न्याय नहीं देंगे, और ये इधर कहीं ना कहीं थेगड़ा लगाकर जो है चीजों को ढांकने की कोशिश करेंगे। और आज हो यही रहा है। भाजपा के कार्यकाल में कांग्रेस पर आरोप लगाओ, लेकिन कांग्रेसियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कांग्रेस के कार्यकाल में भाजपाइयों पर आरोप लगाओ, लेकिन फिर भाजपाइयों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो ये जो है दोनों जो है चोर चोर मौसेरे भाई का जो खेल है ये बंद होना चाहिए। और पारदर्शिता के साथ सीजीपीएससी की जो संस्था है, उस संस्था की जो न्यूट्रलिटी है, उसको, उसकी विश्वास बहाली के लिए ये सारे कदम जो भी सरकार में आ जाए उसे उठाना चाहिए। धन्यवाद धर्मराज भाई, आपने बहुत विस्तार से बात की। मैं हनी के पास आता हूं। हनी, इसमें कोई शक नहीं है कि परीक्षा की प्रतिष्ठा और गरिमा वापस लानी है। एक कोशिश सरकार ने ये की है शायद कि रिटायर्ड अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती रीता शांडिल मैडम को ये सौंपा है, तो हो सकता है, उम्मीद करते हैं अपन, अच्छी उम्मीदें करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ इस कदम से, और जैसा कि धर्मराज जी ने बोला कि जो इसमें राजनीतिक नियुक्तियां होती है, चाहे वो चेयरमैन की साहब की होती हो, चाहे सदस्यों की होती है, क्या वो इसके लिए हानिकारक है, खतरनाक है इस परीक्षा के लिए? सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो भी चेयरमैन सेलेक्ट हो रहे हैं, अध्यक्ष सेलेक्ट हो रहे हैं सीजीपीएससी में, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। उनका कहीं भी पॉलिटिकल बायसनेस नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होना चाहिए। उससे जो कि सीजीपीएससी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उसे बिना किसी बायसनेस के साथ फंक्शन करने में भी मदद होगी। जो सिलेक्शन होगा, जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, वो क्या बोलते हैं, पारदर्शी होगा, उसमें किसी तरह का संदेह प्रकट नहीं किया जा सकता। लेकिन जब तक आप पॉलिटिकल एफिलिएशन वाले लोगों, कोई भी सरकार हो, मैं किसी पार्टी के खिलाफ या किसी पार्टी के समर्थन में नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी सरकार हो, अगर किसी भी तरीके का पॉलिटिकल बायसनेस हुआ तो ये सारी चीज़ें आगे भी होती रहेंगी। जो सीजीपीएससी है, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, आज की डेट में छत्तीसगढ़ परिवार सर्विस कमीशन बन के रह गया है। तो उम्मीद तो है सर कि आने वाले समय में मैम के द्वारा, शांडिल मैम के द्वारा इन सारी चीज़ों में काम किया जाएगा। उम्मीद में तो चल रहे हैं सब सर। इसमें एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, हनी तुमसे पूछूंगा। एक बात तुमने बोली थी कि एक अच्छा खासा वक्फा निकल जाता है इस जांच में और बहुत कुछ नतीजे आते नहीं हैं, और वही बात समयावधि की धर्मराज जी ने भी बात कही। क्या ऐसा लगता है कि 4-5 साल कोई एक सिलेक्टेड बच्चा या परीक्षार्थी काम कर लेता है, उसके बाद अगर हम बोले कि आपका चयन गलत हुआ है, आप गलत तरीके से इस पद पर आए हैं, तो क्या लगता है कि हम 2-4 परिवारों को और परेशानी में डालते हैं? जी सर, परेशानी उनको होगी अगर आप 4-5 साल किसी को काम करते किसी पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये भी देखना है कि अगर उसका सिलेक्शन, जो भी कैंडिडेट है XYZ,
अगर उसका सिलेक्शन गलत तरीके से हुआ है तो किसी ना किसी के साथ तो गलत हुआ है, तो उस गलत को सही करना मेरे हिसाब से गलत नहीं है, वो होना ही चाहिए। निशा मैम, मैं आपसे पूछूंगा कि जिन लोगों ने गलत किया है, बहुत सारे आरोप ये लगते हैं कि ये सब जो लेन देन का मामला होता है, तो आपको क्या लगता है कि एक अच्छा खासा अरसा बीत गया, जैसे कि हमारे यहाँ लगातार बहुत सारी जांच लंबी चलती है और देर से मिला न्याय भी अन्याय जैसा होता है, ऐसा कहा जाता है। आप लोग इस विधा से जुड़े हुए लोग हैं, इस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, तो कहीं उनके साथ भी तो हम ये गलत करने नहीं जा रहे हैं कि 5 साल बाद अगर हम उनका पद, प्रतिष्ठा या नौकरी वापस लेते हैं? आप क्या बोलेंगे इस पर? सर, जो गलत किया है सर, उसको सही तो करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी वक्त लग जाए। और यदि किसी के हक को छीन के कोई दूसरा आगे बढ़ जाता है तो उसको कहीं ना कहीं पीछे तो होना ही है। प्रकृति से हट के कोई इंसान गलत कार्य करता है तो उसको आने वाले समय में उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। यदि उन्होंने गलत किया है तो अपने परिणाम के लिए भी उनको तैयार रहना ही चाहिए, क्योंकि वो दूसरों के हक को मार के आगे बढ़े हैं। जो नियम, जो कायदे कानून जो रहती है, उसका पालन करके ही हर इंसान को अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और जहाँ CGPSC का सवाल है, हम किसी की सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए हम इस पोस्ट पर आते हैं, और यदि हम इस पोस्ट का दुरुपयोग करके आगे बढ़ रहे हैं तो हम वहाँ पे हम ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं, तो हमें इस परिणाम के लिए स्वयं को रेडी करके रखना ही चाहिए कि आज नहीं तो कल ये जो हमने गलत कार्य किया है वो सामने आ ही जाएगा, और इसका परिणाम भी हमें भुगतने के लिए तैयार ही रहना चाहिए। तो यदि उसको पद से हटा दिया जाता है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा सर, ये तो सही कार्य होगा। वो बहुत सही बात कही आपने। मैं धर्मराज जी बिल्कुल संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँगा, बहुत से एग्ज़ाम हमने देखे हैं जहाँ पे अगर कोई इसके परिवार का बंदा उस परीक्षा में शामिल है तो उस आदमी को आप चयन उसमें नहीं रखते हैं, उसको पेपर सेटिंग में नहीं रखते, बल्कि उसको इन्विजिलेटर भी नहीं बनाते हैं। ये यानी करा जाता है, ये प्रतिष्ठा है। तो आप क्या समझते हैं कि इतने लोग अगर रिश्तेदार एग्जाम दे रहे हैं तो फिर वो आदमी उस परीक्षा से क्यों जुड़ा है? बिल्कुल सही है, और ये तो एक सामान्य नियम है कि कोई भी ऐसी पद्धति जिस पद्धति में अगर उनके परिवार का या उनके कोई रिश्तेदार, ये नियम है भाई, अगर उसमें जुड़ा हुआ है तो उनको खुद को अलग हो जाना चाहिए, नहीं हो रहे हैं तो उनको अलग कर दिया जाना चाहिए। लेकिन हमने देखा इस देश में, मध्य प्रदेश के अंदर व्यापम ने कितने लोगों की जान ले ली। राज्यपाल के बच्चे को भी जो है सुसाइड करना पड़ा, राजभवन पर आरोप लगे, छत्तीसगढ़ में व्यापम में कितना बड़ा आरोप लगा, अभी नीट के अंदर कितने बड़े आरोप लग रहे हैं, अभी यूपीएससी के अंदर कितने बड़े आरोप लग रहे हैं, सीजीपीएससी के अंदर 24 साल से क्या देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो नाउदारवाद है ना, ये जो बाजारवाद है, बाजार तय करेगा कि कौन जिंदा रहेगा, बाजार तय करेगा, हर चीज़ खरीदने पर बिकाऊ हो जाएगी। अगर बाजार तय करेगा, हर चीज़ खरीदने पर बिकाऊ हो जाएगी और डिग्रियां बिकने लगेंगी, नौकरियां बिकने लगेंगी, स्वायत्त संस्था, तो फिर समाज का जो सामाजिक ताना बाना है, देश के संविधान की जो बुनियादी ढांचा है, वो चरमरा जाएगा। जब ये चरमरा जाएगा तो देश में जनवाद, जनतंत्र भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ये जो नौजवान पीढ़ी है जिसको देश का भविष्य गढ़ना है, अगर उसके भविष्य के साथ इस तरीके से कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इस भावी पीढ़ी की भविष्य के साथ खिलवाड़ का अधिकार किसी को नहीं है। और इसीलिए जो दोषी है दंडित होने चाहिए। मैं बहुत आप लोगों को रोकूंगा, क्योंकि कुछ भी कहें बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। एक बहुत गंभीर मुद्दा है और आप सब लोगों ने इस पे बहुत ही दमदारी से अपना अपना पक्ष रखा। आप सभी का आने का एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। धर्मराज महापात्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, हनी शर्मा बहुत बहुत शुक्रिया, श्रीमती निशा पांडे मैडम बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर देखें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें वाकिफ कराएं। नमस्कार, धन्यवाद।